नमस्कार दोस्तों, एनवे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से मौजूद हैं ग्राम लखकोई में। जैसा कि साथियों आप सभी की डिमांड थी और स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही थी हम लोगों के पास कि जिस भाई की 17वीं रैंक आई है यूपी पीसीएस में, जो डीएसपी पद के लिए सिलेक्शन के लिए पहुंच गए हैं, सिलेक्शन हो चुका है उनका। कल आप लोगों ने समारोह भी देखा ही होगा, बहुत ही बेहतरीन समारोह रहा है और जहां पे हजारों की संख्या में भीड़ भी रही थी। पहुंच गए हैं हम लोग फिर से भाई के पास और सबसे पहले हरे कृष्ण भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए, हमारा समय आपके लिए है ना, हमारे क्षेत्र के लिए है और कीमती कुछ नहीं होता है, आपका समय कीमती है। मैं आपका थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया और हमारे माध्यम से कुछ बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड और भगवान का बड़ा शुक्रिया है मेरे को कि आपको मेरा इंटरव्यू करना है जी। तो हरे कृष्ण भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बच्चे मोटिवेशन को लेकर के एक तरफा बैठे रह जाते हैं, जैसा कि सभी लोग कहते हैं और आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ही है कि इंटरनल ही होती है जो मोटिवेशन होती है। तो बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये इंटरनल आती कैसे है, या जो भी उनके डाउट्स हैं वो उन्होंने हमसे पूछे हैं और वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि सोम भाई, रिजल्ट देखते वक्त और रिजल्ट देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या था? देखो भाई, ऐसा है, पहली बार तो मैं मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा जी। जो मोटिवेशन होता है ना, वो अंदर का होता है। जैसे मेरा 9 साल और 11 महीने का मेरा वो है, तो अब मैं कितने लोगों से मोटिवेट हो सकता था जी, है ना। मैं भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था डीकेटी पे और चैनल के माध्यम से, वहाँ से मैं अपनी स्ट्रेटेजी लेता था और वहाँ से ये सीखता था कि भाई इसने ऐसा किया है तो शायद मैं इस चीज़ को अपने आप में इन्वॉल्व। मोटिवेशन आप खुद का रखिए जी। आप मोटिवेशन कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए मोटिवेशन था कि भाई मुझे सर्विस करनी है जी। सर्विस मतलब सेवा करनी है लोगों की। तो सेवा जो है काफी माध्यमों से होती है, पॉलिटिकल माध्यम से भी होती है ना, एग्जीक्यूटिव माध्यम से भी होती है। तो पॉलिटिकल माध्यम के लिए मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं जी उतना पॉलिटिकल में जाऊँ। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा ये है कि पब्लिक सर्विस में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूपीएससी और यूपी पीसीएस वगैरह और जो पीएससी वगैरह वो देते हैं। तो वो मोटिवेशन मेरा वहाँ से था। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात, जो रिजल्ट की बात बोल रहे हो आप, देखो रिजल्ट ये था कि मैं काफ़ी फेलियर्स मैंने देखे हैं जी। तो एक मेरा जो कॉन्फिडेंस बड़ा लो था जी। मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट टाइम मेरा हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो इस बार मैं बस ये सोच रहा था कि मेरा जो सिलेक्शन हो जाए वो डीजे पद पे हो जाए, डिप्टी जेलर पे। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था जी, तो लास्ट 34th पेज से देखा था जी। तो लास्ट में अपने स्क्रॉल करता जा रहा था और जब मेरा डीजे के पद पे नहीं हुआ था जी, तो जस्ट मैं फोन रखने वाला था, उतने में मेरा एक दोस्त है सौरभ श्रीवास्तव और तारिक, हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, तो उनका फोन आया कि सर आप जो है डिप्टी एसपी के पद पे चयनित हुए हैं, आपका नाम हरे कृष्ण शर्मा है, हमने देख लिया है और आपका रोल नंबर 105/766 है। तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो भाई इतने मेहनत किया और भगवान का बड़ा असीम अनुकंपा है कि भाई कि हमसे बहुत अच्छे लोग हैं जो बाहर हैं। तो भगवान का बड़ा गिफ्ट है, गॉड्स ग्रेस है कि ये हमको मिला। रिजल्ट देखने के बाद आपको सबसे पहले क्या लगा कि किसको खबर देनी चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे जो क्या बोलते हैं पिलर है स्ट्रेंथ के, वो मेरे पिताजी हैं जी। ठीक है, वो मतलब मेरे वो पिताजी हैं, वो मेरे गर्व की बात है। बिल्कुल, ऐसा पिताजी भगवान सबको दे। कभी मुझसे कभी रिजल्ट नहीं पूछते हो जी, कभी मुझसे ये नहीं कहते भाई कि तेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, मेंस नहीं हुआ है, तू शादी कर लो जी, है ना। अभी मेरी उम्र भी काफ़ी है, 30+ हूँ मैं। तो हमारी सोसाइटी में शादी को लेकर भी थोड़ी टैबूज हैं कि भाई 30 साल के बाद जो शादी की उम्र निकल जाती है, बच्चों की शादी नहीं होती है। तो कभी मेरे पिताजी ने इस तरह की सामाजिक जो चीज़ें हैं वो मेरे कभी जेहन में डाली नहीं और उन्होंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि भाई तू अपना अच्छे से कर्म कर, नियति पे छोड़ दे। और वाकई में नियति पे छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को बड़ा थैंक करूँ, अपने गार्जियन को बड़ा थैंक करूँ। मेरी मम्मी जी ने बहुत तपस्या की है और मेरे परिवारजन जो हैं, जितने भी रावत परिवार के लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी मेरे को लाइक वो ब्लेसिंग दी है, उसके लिए थैंकफुल। तो मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन किया जी। और मेरे पिताजी क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो जब से हार ही देख रहे थे जी, तब उन्होंने जीत देखी तो बोले कोई बात नहीं भाई, अपनी सफलता को ईश्वर को समर्पित कर दो। और मेरी सिस्टर रहती हैं वहीं पे दिल्ली में, तो उनका भी बड़ा योगदान है, उनके हस्बैंड बड़ा योगदान है। तो बोले कि जाइए अपनी बहन से मिल के आइए। तो हम लोग अपना फिर सारे लोग जो थे इस संघर्ष में, वो सब लोग अपनी बहन को आगे सेलिब्रेशन हुआ। सो दैट्स द रिएक्शन।
आगे जानना चाहूंगा आपसे कि सिलेबस को किस तरीके से पढ़ा जाए। देखो ऐसा है, सिलेबस की पीडीएफ निकालो, ठीक है, उसमें करीब 240 पॉइंट्स हैं, 240 पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा देखो कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की मोटा मोटी आपको जानकारी है कि नहीं, तो चुपचाप एक बुक पढ़ो लक्ष्मीकांत, या जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं वो सर बताएंगे आपको। तो आपको सिलेबस की जानकारी होगी तो आपकी जो तैयारी ना बहुत क्रिस्टल और बहुत लेजर फोकस होगी। जैसे कि पढ़ना तो हमको ये है, जाना तो इस रास्ते पे है और जहाँ हम इस रास्ते से वहाँ जा रहे हैं, टाइम लगता है इस चीज़ों। मैंने यही किया है। आप मुझसे ये सीख सकते हैं कि भैया मुझे क्या गलती होगी कि इनको इतने साल लग गए, तो यही कमी रहेगी। सिलेबस का कंसाइजनेस, सिलेबस की क्लैरिटी नहीं थी, सिलेबस को बाद में हमने देखा। सिलेबस को आप की बनाइए, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। दूसरा जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू होती है समय और परीक्षक का क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि जो 18 में पीवाईक्यू पूछे थे करंट अफेयर्स मिक्स, वो उस टाइम के थे। 22 में जो है वो इस टाइम के, बट जो स्टैटिक सवाल है बाय एंड लार्ज वो सेम रहते हैं। 18 में भी आया था सरदार पटेल का योगदान क्या था 8 नंबर में, और इस बार भी आया 12 नंबर में। तो मैंने वो क्वेश्चन करके गया था मैं, तो आप मान लीजिए आपने नहीं किया वो क्वेश्चन, तो आप सोचोगे तो लिखने में टाइम लगेगा। यानी मैं उस क्वेश्चन को 5 मिनट में लिखूंगा और आप लिखोगे 7 मिनट, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन आ गए तो आपने ले लिया, आपने 8 मिनट खराब कर दिए। 8 मिनट में 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और मैंने वही क्वेश्चन 5 मिनट में कर दिया, ठीक है। तो मैं आपसे कितने नंबर एक पेपर में आगे होंगे? 10 या 12 नंबर, 10 या 12 नंबर, और 6 पेपर 8 पेपर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 80 नंबर, मतलब पूरी गेम था। यहाँ तो 1 नंबर का गेम है, तो 80 नंबर का। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सिलेबस और पीवाईक्यू को अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल कीजिए। पीवाईक्यू को देखो और उस पर देखो, सिलेबस को देखो और उस पर देखो पीवाईक्यू कैसे आ रहा है, पीवाईक्यू कैसे रिपीट क्वेश्चंस देखो, कैसे आ रहा है। 23 का देखो, 22 का देखो, 21 का देखो, तो मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपको बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, कोचिंग का सिलेक्शन और बुक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, कौन सी बेटर है? देखो कुछ जो है कुछ की बुक्स होती है बाय एंड लार्ज वो ठीक ठाक होती है, जो सबको पता है। बुक लिस्ट तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोगों को पता ही है। और कोचिंग का जहाँ तक है, कोचिंग ये होता है थोड़ा होमवर्क कर लो उस पर कि क्या को थोड़ा, जैसे कोई बंदा इंग्लिश मीडियम में है और थोड़ा घूम के आए करोल बाग में, उसको ऑफलाइन लेने को ऑनलाइन लेने, पहले ये देखे ऑफलाइन लेने, थोड़ा घूम के आए मार्केट में, थोड़ा वहाँ से बच्चों से इंटरेक्ट करे, ठीक है, कि जी ये है अपना, फिर वो देखे कि मैं कितना पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा होमवर्क करना होता है। और जहाँ तक हिंदी मीडियम का माध्यम है, तो वो अब पहले तो क्लैरिटी ये लाओ कि तुमको यूपी पीसीएस करना है कि यूपीएससी करना है कि दोनों करना है, तो उस हिसाब से निर्णय लो। तो कोचिंग बाय एंड लार्ज सब ठीक ठाक होती है, और कोचिंग से आप ये एक्सपेक्ट कीजिए, कोचिंग आपको आईएएस या आईपीएस या पीसीएस नहीं बनाएंगी, वो केवल आपको एक होता है ग्लॉसरी प्रोवाइड कर देंगे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे कि जी ये होता है, काम आप ही को करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है कि यदि किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो उसको किन दिक्कतों का सामना हुआ है, जो प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मेंस नहीं कर पा रहे हैं? देखो दो स्टेज आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सबसे अहम सवाल है आपको, कि कुछ बच्चे ना प्रीलिम्स फेल होने के बाद वो फिर वो बन जाते हैं कि नहीं अब तो हम थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ा घूमेंगे। प्रीलिम्स आपका फेल हुआ है तो आप सोचो भाई प्रीलिम्स हमारा फेल क्यों हुआ, थोड़ा 2-4 दिन का गैप ले लो, 1 हफ्ते का गैप ले लो, देखो हमारा प्रीलिम्स क्यों फेल हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि इंसान सबसे बड़ा दर्पण होता है अपने आप का, थोड़ा सा अपने कंसाइन से पूछो तो पता लग जाएगा। तो अपने आप से पूछो कि भाई हमसे क्या गलती होगी, हमने पीवाईक्यू किए, हमने जो करंट अफेयर्स अच्छे से किया, तो उसमें आपकी टिक लिस्ट जा रही है कि यस यस यस, तब भी फेल हो रहे हो तो वो एक इत्तेफाक है, ठीक है, तब थोड़ा सा आपका लक्ष्य आ गया, और इसमें कोई भी टिक अनटिक है तो आप प्रोसेस में फेल हो गए। दूसरी बात, यदि आपका प्रीलिम्स फेल हो गया है तो आप तुरंत मेंस पे लगिए और मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मेंस ऐसी चीज है जो प्रीलिम्स के बाद 3 महीने में कंप्लीट शायद ही होता है। कुछ बच्चे कर लेते हैं, मैं मानता हूँ, बट एक सामान्य बच्चा नहीं कर पाता। तो और ऐसे ही देखो बहुत सारे उदाहरण हैं जिन ऐसे बच्चे हैं जो एक विशाखा मैम है, आईएएस में 6 रैंक थे, उनका 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, 4 या 3 बार, और जब जिस बार क्लियर हुआ था प्रीलिम्स फोड़ा, मेंस फोड़ा, इंटरव्यू फोड़ा, छठी रैंक आई। एक मेरी जान पहचान की प्रीति यादव में जेल सुपरिटेंडेंट हुई है वो, तो उनका 7वीं बार में प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, ठीक है, 7 बार प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ, खुद बोली, और डायरेक्ट मेंस भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू क्लियर हुआ और वो। तो ये एक तो
है ना। तो आपको मेंस को अच्छा से अच्छा करना है। जानना चाहूंगा कि बच्चे सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं और एक मेन चीज होती है सब्जेक्ट को लेकर के सिलेक्शन में लोग कमी कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो पहले तो सिलेबस में कंफ्यूज मत रहो जी। चुपचाप जो भी साइट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की साइट पे जाओ, वहाँ पर सिलेबस का पीडीएफ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा बात, जो सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यूपीएससी में खत्म हो गया जी। यूपीएससी में सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना एक थोड़ा सा ट्रिकी गेम है। मैंने भी थोड़ा सा गलत सब्जेक्ट लेके अपना अटेम्प्ट खराब किया है। और तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल आपका मैथमेटिक्स अच्छा है बहुत, और तो आप पहले पीवाईक्यू देखो उसके कि जो आपने बीएससी की है या फिर एमएससी की है या फिर जो भी किया है, क्या उस स्तर से क्या वो सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं सवाल, ठीक है। यदि वो हो पा रहे हैं तो फिर देखो भाई गाइडेंस कहाँ मिलता है इस चीज का, मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल ले ना, ये हर एक उस पर लागू होता है। तो फिर देखो कि भाई उसका गाइडेंस मिल रहा है, टेस्ट मिल रही है, तो हम ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात ये है कि अब आते हैं कि गाइडेंस की कमी है, सिलेबस का विड्थ ज्यादा है, और वो कुछ सिलेबस पता लग जाता है कि 2-3 साल से 4 साल से परफॉर्म कैसे कर रहा है, यानी उसमें एफर्ट ज्यादा लग रहा है। तो थोड़ा हो सकता है कि उसको आप दूसरा विकल्प देख सकते हो। तो 2-3 विकल्प जो ऑप्शंस हैं उनका एक क्वेश्चंस रखो कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और एक जो पकड़ लिया उसको फिर एक्सेल करो। अब मान लो कि आपने बार-बार प्रीलिम्स निकल रहा है पर आपके बार-बार कॉन्स्टेंटली नंबर खराब आ रहे हैं सब ऑप्शनल में, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा करो, ये भी हिम्मत रखो। और कुछ ऐसे मेरे साथी हैं जो एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहे, दूसरे ऑप्शन से कुछ बने, फिर इम्प्रूव किसी तीसरे ऑप्शन से। मैंने गलती कर दी थी, मुझे लगता था कि ये मतलब मेरा अच्छा है, इसी से होगा, कई बार से मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर नहीं आ पाया था। तो वही बोलो, एक्सेप्टेंस लाओ कि भाई हमारा कमजोर है तो इसको एक्सेप्ट करो। तो ये क्या होता है कभी कभी कि कोई तो चैप्टर ऐसा होता है जिसमें बच्चे दिलचस्पी ले जाते हैं और कोई ऐसा होता है बोरिंग टाइप से, तो उसमें कैसे मदद मिलेगी? जिंदगी बोरिंग नहीं होती, ये बताओ जिंदगी कैसे जीते हो? कभी दिन अच्छा होता है, कभी दिन खराब होता है, सब्जेक्ट होता है, चैप्टर होता है। जब बोरिंग दिन होता है तो भैया ऐसा करते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं। उस हिसाब से जब बोरिंग सब्जेक्ट होता है या बोरिंग चैप्टर होता है तो अपने दोस्तों से पढ़ लो या उनको पढ़ा दो कि भाई तुमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा है, चलो आज ये पढ़ते हैं। तो इस तरह से उसको काटो, बट उसको छोड़ो मत। पता लगा बोरिंग तुम छोड़ के यार उसी से एक सवाल आ गया, तो एक सवाल मतलब 20 साल लोगों से पीछे प्रीलिम्स में, एक सवाल मेंस में आपको नहीं किया तो मतलब 2-4-100 लोगों से पीछे। तो छोड़ो मत किसी से, क्योंकि जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, हल्की नॉलेज सब पे रखो, जिससे कि कोई सवाल हल्का आ जाए उस टॉपिक से तो तुम उसमें ब्लैंक ना रहो। तो यही है। अच्छा, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें या थोड़ा बहुत हो सकता है? नहीं, डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बना के रखते हैं, मैं नहीं बना के रखा था। मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे थे, वहाँ से मुझे मदद मिलती थी, और एक दो मैं व्हाट्सएप पे मैं रहता था, दोस्तों से जानकारी रहती थी। तो मैंने तो ऐसा, पर ये है कि आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। अब आप पूरा दिन रील ही देख रहे हो कि आईपीएस की वर्दी ऐसे होती है, वो घड़ी से ऐसे एंटर करता है, डीएम साहब ये करते हैं, तो इन चीज़ों को औचित्य नहीं है, वो तो सब चलता रहता है। अच्छा, देखा होगा आपने रील्स को, आपने बोला तो रील्स को देख के मुझे एक क्वेश्चन से याद आ गया कि बच्चे रूम को बहुत अच्छे से सजाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, तो क्या कहेंगे? अब ये तो बच्चों से पूछना भाई, मैं तो पढ़ता था जी। ये तो मेरा सवाल ये है कि आपने भी रूम सजाया था? नहीं, मैं तो 7-7 दिन झाड़ू नहीं निकालता जी। उसमें सजाने वाला क्या है, वो तो अपना पढ़ते रहो और किसी दिन झाड़ू मार दो। सजाने से क्या होगा ये बताओ? सजाओ अपनी चीज़ों को, अपने कंटेंट को सजाओ, अपने कॉन्टेक्स्ट को सजाओ, अपने नोट्स में क्लैरिटी लाओ, उसको सजाओ। रूम वगैरह तो सब पार्ट चीज़। अच्छा, इससे एक बच्चे का बहुत ही प्यारा सवाल है कि मान लीजिए कि आपने तैयारी करी और अपने सारा जीवन इसके लिए झोंकने के लिए आप तैयार हैं, और मान लिया जाए कि 1% अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या प्लान भी होना चाहिए? हाँ, प्लान भी होना चाहिए। मेरा तो प्लान भी था जी। तो मतलब अब ये नहीं कि आपने तैयारी तो स्टार्ट अभी से किया, प्लान भी पहले बना दिया, तब तो सेलेक्ट हो भी नहीं, ये बात गारंटी है। मतलब अपना पूरा समय दो उसको। एक होता है संकल्प रखो, विकल्प थोड़ा बाद में लाओ। तो संकल्प से तैयारी करो। अब देखो, अब यहीं पर रोल आता है गार्जियन का। अब मान लो कि जैसे आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है, आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रही इसी वजह से, अब आपके पिताजी या जो आपका सपोर्ट सिस्टम उसने हाथ खींच लिए, तो बीज की क्वालिटी नहीं होती भाई, माली की क्वालिटी होती है।
कि वो पेड़ को क्या बनाता है, उस बीज को क्या बनाता है। बीज तो अच्छे बीज सड़ जाते हैं और बहुत ही मीडियोकर बीज जो है एक पेड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक मैं यही कहूँगा गार्जियंस के, खासकर अपने एरिया के गार्जियन के, कि आपके बच्चों में थोड़ा भी लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर पता लग जाता है, तो उनको थोड़ा समय दो। देर है पर अंधेर नहीं है, और ये चीज़ आप मुझसे सीख सकते हो। 10 साल का पेशेंस कोई गार्जियन रख सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं अपनी ये कहूँगा कि ये जो सफलता है मोस्टली मेरे पिताजी और माताजी को बिलोंग करती है, और इसमें इस संघर्ष में काफ़ी लोग हैं जी, बट उनका पेशेंस जो है जी मेरे पिताजी ने ही दिया है। नहीं तो वही हटा लेते मेरे को सपोर्ट सिस्टम, तो फिर वो भी नहीं कर पाते। तैयारी के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया और क्या क्या चुनौतियां रही आपके सामने? देखिए, चुनौतियों का प्रकार अलग अलग होता है जी। जैसे कि कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो कि फाइनेंशियली तो होती नहीं है। जैसे मेरी जो चुनौती थी वो फाइनेंशियली नहीं थी जी, ठीक है जी। मेरी चुनौती थी अपने आप से कि भाई मैं सेलेक्ट क्यों नहीं होता जी, ठीक है। बार मैं करीब मैंने 16-17 मेंस दिए डिफरेंट स्टेट्स के, यूपीएससी के, पीसीएस के, बट मेरा मेंस क्लिक नहीं हो पा रहा जी, ठीक है। मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। प्रीलिम्स दे देते थे, मेंस में नहीं हो पाता था। मेंस भी देता था, इंटरव्यू कॉल आती थी पर फाइनल नहीं हो पा रहा। तो ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। किसी बच्चे के सामने एक ये चुनौती होगी, भाई उसके फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा होगा, तो उसको इमीडिएट जॉब चाहिए उसको। फॉर एग्जांपल किसी को पुलिस का एग्जाम आ गया तो पहले पुलिस वाला बन जाए, उसके बाद तैयारी करता रहे। जैसे इस बार हुआ है, जिसकी रैंक 20 आई है सर की, वो पुलिस कांस्टेबल है, उनकी रैंक 20 और एसडीएम के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सब चुनौतियां आती हैं। तो चुनौतियों के प्रकार अलग अलग होते हैं हर एक इंसान के सामने। मेरे सामने बस ये चुनौती था, मुझे अपने आप से चुनौती थी, व्हाई आई एम नॉट सेलेक्टिंग। तो बस ये सेलेक्ट होने से पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं लगभग? यूपीएससी या यूपीपीसीएस? यूपी आपका जो सिलेक्शन है यूपीपीसीएस के लिए हुआ है, तो इसी में पूछ रहा हूं। तो यूपीपीसीएस का जो देखो स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी पे फोकस करता था जी। तो फिर मैंने यूपीपीसीएस 2018 देना स्टार्ट किया जी। 18 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, 19 में मैं थोड़ा सा लूज हो गया, तो 19 में शायद मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं है। 20 में प्रीलिम्स हुआ, 21 में प्रीलिम्स हुआ, 22 में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हुआ, और 23 में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन। ये मतलब टोटल बोला था ये मेरा 6वां अटेम्प्ट जी। देखा जाए जैसा कि यूपीपीसीएस आप निकाल ही चुके हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर रुकेंगे, तो यूपीएससी के लिए आगे जाएंगे आप? नहीं, देखो यूपीएससी के मैं सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। मेरी जो एज लिमिट है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, और यूपीएससी के जितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं कैंडिडेट वो सारे एग्जॉस्ट हैं। तो मैं इसी में अपना बेटर करने की कोशिश करूँगा कि एक अटेम्प्ट देके जो एसडीएम की पोस्ट है वो मेरे को मिले, तो ये मैं प्रयास करूँगा। बिल्कुल। जानना चाहूँगा कि जो लोग साथी होते हैं या जो क्षेत्रीय लोग होते हैं जो इस बार नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, मैं डबल और ट्रिपल ए में बिलीव करता हूँ। क्या प्रोसेस को पायस रखिए, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। और 3 ये होते हैं कि एक्शन एक्सेप्टेंस लाइए, एक्शन लीजिए और अचीव कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा इसमें ये है कि भाई जो क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, और मैं तो चाहता हूँ आप जैसे लोग जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, जैसे एक डिप्टी कलेक्टर साहब सेलेक्ट हुए हैं और एक टीओ साहब सेलेक्ट हुए हैं, तो इन बच्चों के साथ जो यहाँ के यूथ हैं, जैसे सिद्धांत सिंह इंटर कॉलेज में कोई सेमिनार कराएं या अपने डिफरेंट स्कूल्स हैं उनमें सेमिनार कराएं, जिससे यहाँ पे एक अवेयरनेस फैले। हमारे एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और ये सबसे बड़ा इशू है। जब तक वो अवेयर नहीं होंगे, जब तक अवेयरनेस नहीं, एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? इस पे काम कीजिए। खाली समय में आप किस प्रकार का यूज करते थे, मतलब खाली समय को किस तरीके से देखते थे? तो यूजुअली मतलब मेरे पास खाली समय कम ही होता था जी। जैसे कि जब तक भी मेरे पास खाली समय होता था तो मैं मोस्टली भजन सुनता हूँ जी, नुस्रत फतेह अली खान की गजल सुनता हूँ जी, गुलाम अली साहब की गजल सुनता हूँ। मतलब म्यूजिक में थोड़ा सा मेरा सूफी वाला एक स्टाइल है जी, और मोस्टली यही करता हूँ। और वैसे मेरे पास कम ही समय होता है, एक मैं कोचिंग में थोड़ा सा इवैल्यूएशन भी करता हूँ, तो वही होता है, फिर उसके बाद पढ़ना होता है। देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन कम ही हो पाता है, तो इसको लेकर के क्या बोलेंगे? नहीं, ये एक भ्रांति है। आप इस बार का रिजल्ट उठा के देखिए, पिछली बार हिंदी मीडियम बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, खासकर पीसीएस में। जहाँ तक लाइक यूपीएससी की बात है, देखिए मीडियम में एक वो होता है, एक एक्सप्रेशन होता है अपने विचारों का। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, वो मीडियम आई थिंक डजंट मैटर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चे का कि आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बनाएं? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई एक तो उस आंसर जो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, एक तो पहले उसको समझो। सुकरात ने एक बात बोली है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो आपने आधा आंसर लिख दिया जी। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसको कॉम्प्रीहेंड करो, ठीक है, यानी अंडरस्टैंड करो, समझ लो,
उसके बाद फिर सोचो कि भाई इसमें हम क्या क्या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद लिखो। तो ये एक तरीका है आंसर। और सबसे इम्पोर्टेंट है लिखो। जब तक तुम जल में कूदोगे नहीं, जब तक तैरना नहीं सीखोगे नहीं, तो पहले लिखो, कुछ भी लिखो, कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है प्रोसेस। कुछ की किसी की स्कूलिंग अच्छी होती है, किसी के अंदर स्किल्स ऐसे होते हैं कि उनके वो ऑलरेडी होता है, तो भाई वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर नहीं थे, हमने एक्सेप्ट किया, इसमें इम्प्रूव किया और आज तो आपके सामने। अच्छा, क्या होता है कि बच्चे प्रीलिम्स दे लेते हैं, मेंस भी निकाल ही देते हैं और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी जिज्ञासा है कि इंटरव्यू लगभग कितने समय का होता है और इंटरव्यू में किस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए और टीम मेंबर्स को किस तरीके से प्रभावित किया जाए। देखो, इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इंटरव्यू होता है ना, वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है पहली बात, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट मेंस में हो रखा है जी। वो आप, उसका नाम ही पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनैलिटी का टेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, पर्सनैलिटी ना धीरे धीरे इवॉल्व होती है। जैसे मेरी पर्सनैलिटी 9 साल में इवॉल्व हुई, 10 साल में इवॉल्व, किसी की पर्सनैलिटी 2 साल में भी इवॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, वहाँ पे जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके साथ शालीनता के साथ व्यवहार करें, ठीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, यानी वो हमारे पिताजी की उम्र से भी ज्यादा उम्र है उनकी, और एक्सपीरियंस भी काफी होता है। हाँ, और जो पूछा है उतना बताइए, ठीक है, और बिल्कुल टू द पॉइंट बताइए, क्योंकि 20 से 25 मिनट इंटरव्यू होता है हार्डली, और उसमें आप जो लाग लपेट करेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा सही नहीं। जितना, और नहीं आता सिंपल मना कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी ना, सबको सब कुछ नहीं आता ना, तो ये कीजिए आप। अच्छा, इंटरव्यू में होने वाली कुछ गलतियां बताएंगे जिनसे बच्चों को बचना चाहिए। देखो यार, इंटरव्यू में होने वाली गलतियां ये कि थोड़ा सा आपको एटिकेट रखनी है जी, और नमस्कार और जो भी आपका जो ग्रीटिंग का तरीका है उसको बहुत ही सौम्य रखना है, विनम्रता के साथ आंसर देने हैं, जब नहीं आते विनम्रता से मना कर देना है, और अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा सा OL की होना चाहिए, ऑफिसर लाइक होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना पॉलिश के जूते जा रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, या फिर हैंकी फैंकी आपके बाल हैं, थोड़ा सा वैसे रहिए, सिंपल। वो आपका एक पर्सनैलिटी है कि इसके अंदर क्या कर सकता है। और इंटरव्यू में एक चीज है कि वो आपकी जो अंदर की चीज है ना, उसको टेस्ट करते हैं कि ये आप क्या करोगे। तो हर एक मुद्दे को जब आप मेंस में पढ़ें या अपनी तैयारी में करें, तो हर एक मुद्दे पर अपना एक विचार रखिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। ये हमारे उत्तर प्रदेश में गोवंश की एक समस्या थी कि गोवंश बहुत घूमता है, कैसे इसको करें। तो योगी सरकार ने अभी एक ये गौशाला का एक प्रबंधन किया है गांव में, अभी जो चारागाह जमीन थी उनको। तो ये आइडिया मेरे को 2 साल पहले था और मैंने डायरी में नोट कर रखा है वो, और मैं अपने पिताजी को डिस्कस भी किया था कि हमको इसको ऐसे मैनेज कर सकते, इसको ऐसे प्रॉफिटेबल बना सकते। तो ये बात मैंने अपने लास्ट टाइम के इंटरव्यू बोली थी। एक उन्होंने ऐसे सवाल किया था कि रूरल डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हो, और मेरा इंटरव्यू बहुत, मुझे ऐसा लगता है मेरा खराब गया है, और मैं अपने पिताजी से परेशान भी था कि पापा इस बार इंटरव्यू करा, और मेरे को सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर मिले थे। हाईएस्ट नंबर, हाँ, मतलब उम्मीद नहीं की थी उससे। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आपको वहाँ पे वो चीज आप देखो, अब हमको फर्स्ट हैंड एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक्सपीरियंस है नहीं, बट हमको जो विचार है हमारे, वो उनको बताने कि हमारे विचार ऐसे हैं, हम कितनी एक्सपेक्टेशन, मतलब वो हमसे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम कितना खरा उतर पा रहे हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो उनकी है भाई, आपके अंदर जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होता है कभी कभी बोर्ड मेंबर्स क्या करते हैं, ऐसा जानने में सुनने में आया है कि जैसे स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, तो वो तिरछे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, कितनी सच्चाई। देखिए, ये बिल्कुल मतलब आई थिंक दिस इज द प्रोपेगेंडा, और ये बहुत ही बकवास है। ना तो उनके पास मुर्गी के लिए टाइम होता है, ना अंडे के लिए टाइम होता है, ठीक है। तो आई थिंक इस पे ज्यादा बिलीव मत करो। और वो जो सवाल आपको पूछते भी हैं, जिस मान लो किसी ने पूछा कि कोई मान लो ट्रिकी सवाल पूछा, तो वो आपका एटीट्यूड टेस्ट करते हैं, ना कि वो पूछते हैं कि मुर्गा, उनको ये इंटरेस्ट नहीं कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, वो आप आंसर किस तरीके से दे रहे हो उसमें उनका, क्योंकि उससे एटीट्यूड आपको पता लगता है जी। ठीक है, हाँ, तो अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा, थोड़ा सा जोक्स में न लिया जाए। गाना तो आपने सुना ही होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार और मेरा इंतकाम देखेगी, तो कितनी सच्चाई है इस चीज में भी, ये बताइए। क्या होता है ऐसा रियल लाइफ में? पर्सनल वो होते हैं, अपनी अपनी कहानियां होती हैं। मेरी तो कोई ऐसी कहानी नहीं कि कोई प्यार ठुकरा के इंतकाम देखो, क्योंकि मेरा तरीका अलग है। मेरा मतलब किसी का हो सकता है कि वो इंतकाम दिखाने के लिए सेलेक्ट हो, बट मैं सेलेक्ट अपने जो मेरा जो लॉन्ग टर्म विजन है उसके लिए होता है। तो ये हो सकता है किसी आदमी के लिए ऐसा सूट हो, बट मेरे लिए सूटेबल नहीं है। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, भाई ने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं सभी हमने आपकी कमेंट से ही उठाए थे, और जहां तक देखा जाए मेरा मानना यही है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे,
उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी आगे इसी प्रकार से मेहनत करेंगे और गार्जियंस से भी यही उम्मीद रहेगी। और जिस प्रकार से हरे कृष्ण भाई के पिताजी जो कि एडीओ के पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने अपना हाथ नहीं खींचा, 10 साल तक उम्मीद में लगे रहे कि उनका बेटा कर जाएगा, इसी प्रकार की उम्मीद आपका बेटा या आपकी बेटी भी आपसे लगाए बैठी है। तो कृपया करके उनकी मदद करें और उनके सपोर्ट सिस्टम में कमी ना आने दें। धन्यवाद।